हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में ये दूसरा वीडियो है घटना चक्र पॉइंटर में। तो इसमें से हम धातुएं, खनिज, अयस्क और इनके जो गुणधर्म हैं और इनके उपयोग, इससे संबंधित जो भी कंटेंट जो एग्जाम्स में आए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाला भी वीडियो आप देख लें। इसके साथ साथ जो दूसरे वीडियो हैं जैसे जियोग्राफी का है, पॉलिटी का है, इन्वायरमेंट का है, वो भी आप घटना चक्र पॉइंटर के वीडियो फ्रेंड्स देख सकते हैं। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूप जो धातु तत्वों के लिए होती है वो है 2, 8, 8 और 2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो परमाणु होता है उसकी अलग जो अलग कक्षाएं होती हैं उनमें एक सीमा होती है जो ऑफ-बाउ नियम के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं जैसे। तो इस पे यहाँ पर धातु तत्वों का ही एक इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया है, वो है 2882। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यहाँ पर देखिए सोडियम होगा। ये सोडियम जो धातु होती है आप जानते हैं कि यदि ये बाहर के वातावरण में आ जाए, इसको अगर पानी में डाल देते हैं तो नमी और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए जो लिथियम है और ऑस्मियम, मतलब कि लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर जो तत्व है वो कौन सा है? हीरा है। हीरा आप जानते हैं कि ये कार्बन का ही एक रूप है। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम कौन है? यह है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है इनमें से कठोरतम है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है वो होता है नाइक्रोम। देखिए जो नाइक्रोम है ये इलेक्ट्रॉनिक उसमें यूज किया जाता है और नाइक्रोम का जो तार होता है ये कठोर भी होता है और तन्य भी होता है। तन्य का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको हम तार के रूप में जितना ज़्यादा बढ़ा सकें उसे हम कहते हैं कि उसमें तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा तन्यता किस में होती है तो होती है सोने पे। सोने की बहुत ही बारीक तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसमें तन्यता बहुत अधिक होती है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। भारी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम जानते हैं कि यूरेनियम 235, तो इसका परमाणु भार जो है इतना ज़्यादा है, इसलिए ये भारी तत्व यूरेनियम है। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से सबसे भारी कौन है? यूरेनियम है। यूरेनियम परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के हिसाब से भारी है। मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से ही मोती बनती है जो कि सीप में बनती है, उस सीप में उपजती है। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। तो एरागोनाइट और कांचियोलिन ये मोती के मुख्य अवयव होते हैं। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में, मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के माणिक और नीलम बने होते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है सोडियम धातु का संचय केरोसिन में होता है और कारण दिया है धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो यहाँ पर देखिए कथन सही है लेकिन यहाँ पर कारण गलत है। कैसे? देखिए धातु सोडियम जो है वो वायु के प्रभाव में आने से गलती नहीं, बल्कि वो क्या है कि वो क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके वो जलने लगती है। इसलिए ये सोडियम जो है इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में रख देने से वायु से उसका संपर्क टूट जाता है, इसलिए वो वायु से क्रिया नहीं करती है और वो जलती नहीं है। और सोडियम जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही क्रियाशील धातु है और इसका प्रयोग पहले अगर
समय में देखा जाए तो जो जादू दिखाने वाले होते थे वो पानी रखते थे और उसी में सोडियम धातु डालते थे, जिससे लोगों को ये लगने लगता था कि देखो पानी में किस तरह से ये आग लग रही है, ये कैसा चमत्कार हो रहा है, लेकिन वो इसी सोडियम का प्रयोग किया करते थे। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग करते हैं, इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम चूंकि चमकदार होता है, इसलिए जो सड़क पे रोशनी करने के लिए लैंप प्रयोग किए जाते हैं वो सोडियम युक्त होते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है, इसलिए सड़क लाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि गाड़ी चलाने में डायरेक्शन मतलब दिशा दिखाने के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प और आर्गन। मतलब कि यदि प्रतिदीप्ति नली बनानी है तो उसमें पारावाष्प, पारे की वाष्प और आर्गन इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ते में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाला जो तत्व है ये कौन है? वो है ये सोना। मतलब कि सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह अन्य धातुओं से या अन्य अधातुओं से क्रिया नहीं करता है, इसलिए ये मुक्त रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से आप देखे होंगे जो सोने के आभूषण हैं उनमें जल्दी किसी दूसरी उसकी क्रिया न होने के कारण वो हमेशा लगभग चमकदार हमें दिखते रहते हैं। सोने का घोल कहा जाता है अम्लराज। मतलब कि सोने का अगर घोल बनाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? अम्लराज कहेंगे। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर जो कैरेट है ये सोने की शुद्धता मापने की इकाई है। अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है। ये क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन कहते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि चूना पत्थर, और इसी चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण हो जाता है। जब ये काफी लंबे समय तक जमीन पे दबा रहता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो ये संगमरमर का रूप धारण कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? यह है कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देखते हैं जब किसी की हाथ की हड्डी टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाहर से उसमें आवरण लगाया जाता है, जिससे कि वो एक सीध में हड्डियां फिर से आ जाएं और जुड़ी रहें। इसी प्रकार से जो मूर्तिकार होते हैं जब वो मोल्ड लेते हैं किसी भी मूर्ति का, तब वहां पर इसका प्रयोग वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। मोनाजाइट अयस्क किसका है? थोरियम का। मोनाजाइट देखिए ये भारत में जो अपना केरल का तट है वहां पर काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और मोनाजाइट ये थोरियम, मोनाजाइट में थोरियम उपस्थित होता है। माइका है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। मतलब कि ऊष्मा तो इसमें प्रवाहित होती है लेकिन विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो विद्युत उपकरण है उसमें बहुत ज्यादा किया जाता है माइका का प्रयोग। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है वैद्युत। मतलब कि अगर हमें वैद्युत उपकरणों को बनाना है या फिर उसमें अगर इस इंडस्ट्री में, वैद्युत इंडस्ट्री में काम करना है, तो वहां पर अभ्रक का हम प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये विद्युत इसमें किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा। पारा चूंकि बहुत अच्छा ऊष्मा का चालक है, इसीलिए थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ताप को बहुत ही आसानी से मापा जा सकता है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़े में से ऊष्मा का सबसे अच्छा जो उत्तम चालक है वो क्या है? पारा है। पारा द्रव धातु के रूप में पाया जाता है।
सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर देखिए द्रव कौन है? पारा है ना। पारा जो है वो रूम के टेम्परेचर पे द्रव होता है, इसको द्रव धातु भी कहते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालक शक्ति। उच्च संचालक शक्ति का मतलब ये जो तापक्रम है उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है कौन? लेड। लेड मतलब सीसा। जो से सीसा होता है वो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करता है जल के साथ, अर्थात शीशे को अगर आप जल में डाल दें तो वो बहुत मतलब लंबे समय तक पड़ा रहेगा लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किससे? तांबे के ऊपर से। अर्थात अगर देखिए अगर लोहे से भाप को गुजारा जाए तो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन अगर वहां पर तांबा हो तो कोई भी प्रभाव भाप के गुजरने का नहीं पड़ेगा। लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से, मतलब कि हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। मतलब चांदी जो है ऊष्मा का भी सबसे अच्छा चालक और विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी है? देखिए स्वर्ण है, सोना। मतलब कि इसको ये लचीला होता है और पीट कर इसमें बढ़ाया जा सकता है। इसमें घात वर्धनीयता, जब हम धातुओं को प्लेटों के रूप में पीटते हैं तो इसे घात वर्धनीयता कहते हैं, और जब तारों के रूप में इसे जैसे बढ़ाते हैं तो इसको हम तन्यता का गुण कहते हैं। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? सीसा। मतलब सीसा जो है इसमें से न्यूनतम संचालक क्षमता होती है विद्युत की और ऊष्मा की। यहाँ पर देखिए जो ऊष्मा या फिर विद्युत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुचालक और सुचालक का प्रयोग किया जाता है। तो कुचालक का मतलब होता है कि उसमें से विद्युत या ऊष्मा जो है उसका चालन मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और सुचालक में अच्छा होगा। एक अर्धचालक भी होते हैं जिनमें विशेष परिस्थितियों में विद्युत का प्रवाह होता है, जिस प्रकार से जैसे हमारे जो फोटो सेल होते हैं उनमें अर्धचालक का ही प्रयोग किया जाता है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है? चांदी की है ना। और ये भी देखिए जो लकड़ी होती है, अगर ठंडी में कोई लकड़ी पड़ी हो बाहर मौसम में और एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हो, अगर आप उनमें से दोनों को छुएंगे तो लकड़ी जो है वो हमें ठंडी नहीं ज़्यादा लगेगी, लेकिन लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंडा लगेगा। उसका कारण ये इसकी चालकता ही होती है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये दंत पेस्ट का अवयव है। मतलब कि अगर दांत कभी अगर टूट जाते हैं या उनमें जगह हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। भंजन विधि के द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। प्रगलन के माध्यम से तांबे का शोधन होता है। और हाइड्रोजनीकरण है, ये है खाद्य वसा। मतलब तेलों से अगर हमें वसा बनानी है तो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण ये होता है रबड़ उद्योग में वल्कनीकरण का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है वो है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से ही प्राप्त की जाती है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। हीरा कार्बन का रूप है, संगमरमर कैल्शियम और बालू यहाँ पर सिलिकॉन, और माणिक कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो माणिक एल्यूमिनियम, बालू सिलिकॉन और संगमरमर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और हीरा कार्बन का ही एक रूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के रूप हैं। एल्यूमिनियम सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। देखिए जल से हल्का होता है सोडियम, इसीलिए जब हम जल में सोडियम डालते हैं तो ये सतह पर रहता है, और सतह पर रहने के कारण ही इसमें आग पकड़ लेती है। यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे। अगला देखिए इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही क्रम रखना है। तो देखिए सोना, पारा और इस्पात,
हम ये बताना चाह रहे थे कि जो घनत्व होता है, तो अगर कोई वस्तु जिसमें डुबोई जा रही है अगर उससे कम घनत्व की है तो वो उसमें नहीं डूबेगी। जैसे मान लीजिए आप पानी में कॉर्क का एक टुकड़ा अगर डालें तो उसमें वो नहीं डूबता है, लेकिन वहीं आप अगर पत्थर डाल दें तो डूब जाता है, क्योंकि पत्थर का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या है, ज़्यादा है। तो यहीं पर देखिए, अब चूंकि ये जो क्रम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, सोना का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, पारे का घनत्व उससे कम होता है, और इस्पात का घनत्व उससे कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पारे में इस्पात का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो फिर क्या करेगा, उसमें डूबेगा नहीं, लेकिन सोना डूब जाएगा। ये घनत्व के हिसाब से होता है। इसी प्रकार से हम अगर जल के घनत्व को एक मानते हैं तो जो हमारा शनि ग्रह है, शनि ग्रह का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी कम है। इसका मतलब अगर शनि ग्रह को अगर जल में रख दिया जाए तो वो पानी में डूबेगा नहीं, उसमें तैरता रहेगा। मिश्र धातुओं के विषय में पढ़ते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में मिश्र धातु नहीं है तांबा। देखिए ये जो तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज ये सारी क्या है, मिश्र धातु हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, और कारण दिया है यसद में उपचयन क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ पर ये ए और आर मतलब कथन और कारक दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्योंकि जो जस्ता होता है ये जब लोहे की ऊपरी परत में चढ़ जाता है तो ये जंग का विरोध करता है, मतलब जंग नहीं लगने देता है। जस्तादार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें विद्यमान होता है क्या, यसद यानी जस्ता। तो जस्ता ऊपरी परत में चढ़ जाता है जिससे जंग नहीं लगता है। गैल्वनीकरण लोहे पर लेप होता है, किसका, जस्ते का। तो गैल्वनीकरण भी जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है जिसमें से हम लोहे की परत के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना, मतलब कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना ये एनोडीकरण कहलाता है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। पारद मिश्र धातु है पारद युक्त मिश्र धातु। देखिए पारद जो है मतलब पारा, तो किसी भी धातु को यदि पारा में हम मिला देते हैं तो पारद की मिश्र धातु वो बन जाती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाता है लोहा। अमलगम का देखिए क्या मतलब है, अमलगम का मतलब है कि अगर पारा को किसी धातु के साथ मिला देते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं, और यहाँ पर लोहा पारे के साथ क्रिया नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका अमलगम नहीं बनेगा। जस्ता, तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं, पारा और जस्ता। तो पारे और जस्ते को मिश्रण को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है टिन और शीशे का, है ना। तो ये टिन और शीशा यदि मिक्स कर दिया जाए तो टांका यहाँ पर बनता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन का, मतलब तांबा और टिन यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। यहाँ पर देखिए सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। जर्मन सिल्वर निकिल, मतलब कि जर्मन सिल्वर में निकिल उपस्थित है। सोल्डर में टिन होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्लोरीन इसमें निकलती है तो इसमें क्लोरीन उपस्थित होती है। हाइपो जो है ये इसमें से सोडियम होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है, तो चांदी इसमें से 0%, मतलब कि जो जर्मन सिल्वर होता है जिसको हम रोल्ड गोल्ड कहते हैं, ये रोल्ड गोल्ड जो होते हैं वो एक प्रकार से हम कहें कि नकली आभूषण बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। आप देखते होंगे कि वो दिखते तो बिल्कुल चांदी जैसे हैं लेकिन उनमें चांदी 0% होती है, तो वो जो हैं वो इसी आभूषण बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता तथा निकिल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, और चांदी भी हमने देखा कि उसमें उपस्थित नहीं होता है।
पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? कांसा में होती है। और जो कांसा होता है ये काफी मजबूत भी होता है। वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है वो क्या है? तांबा। मतलब कि तांबा, चाहे पीतल हो, कांसा हो, जर्मन सिल्वर हो, इन सब में तांबे का प्रयोग किया जाता है। पीतल मिश्र धातु है किसकी? तांबा और जस्ता। जिस प्रकार से हमने वहां देखा कि तांबा और टिन को मिला दिया जाए तो कांसा बनता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तांबा और जस्ते को मिला दिया जाए तो पीतल बन जाता है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं और इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। बिल्कुल ये कथन एकदम सही है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए दिया है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या मैग्नेटाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का? नहीं। मैग्नेटाइट किसका है? ये लोहे का अयस्क है। तो ये क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो ये भी सही है क्योंकि पारदित सम्मिश्रण वही होंगे जिनमें पारा पाया जाएगा। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है? नहीं, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट प्रयोग नहीं होता है फोटोग्राफी में। तो इस प्रकार से हमने देखा वहां पे 1 और 3 कथन सही थे। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति वहां पर रहती है जिसके कारण वो पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अर्थात स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है वो है निकल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। मतलब कि स्टील को अगर कठोर बनाना है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वो कौन सा है? क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सा है? क्रोमियम है। मतलब कि क्रोमियम को मिला दिया जाता है तो हम स्टील बनाते हैं, और स्टील कैसी होती है? जिसमें से जंग नहीं लगता है। स्टील में स्टेनलेस स्टील मतलब कि स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं है वो सिलिकॉन। मतलब कि सिलिकॉन का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। अब देखिए क्रोमियम इसकी एक मुख्य तत्व है, तो लोहे के साथ क्रोमियम तो मिलाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ और क्या मिलाते हैं? इसके साथ साथ इसमें मैग्नीज और कार्बन भी मिलाते हैं। अभी हमने देखा कार्बन जो होता है वो इसकी कठोरता को बढ़ाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है क्रोमियम और निकल। तो क्रोमियम इसका मुख्य है, क्रोमियम तो होगा ही होगा। स्टील में जो कार्बन है वो 0.1 से लेके 2% तक इतना इसमें से कार्बन हो सकता है कठोरता के हिसाब से। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें से जो नमी है, नमी और ऑक्सीजन इससे क्रिया कर जाती है, इसलिए ये फेरस के ऑक्साइड बन जाते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन दिया है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर के परत के रूप में आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। कारण दिया गया है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। नहीं, अब देखिए ये टैनिन के जमा होने से नहीं बनता है, बल्कि वहाँ पर फेरस के ऑक्साइड उसमें से जम जाते हैं। तो ये तो बात सही है कि अगर लोहे को खुला छोड़ दिया जाए बाहर तो उसमें से जंग लगेगा, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं है कि टैनिन के कारण होता है, वो फेरस के ऑक्साइड उसमें से जंग लगाने का कारण होते हैं। अगला आप देखिए यहाँ पर दिया है अधातुएं, तो इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो क्रमशः फ्रेंड्स आप वीडियो देखते रहें और मेरा विश्वास है कि ये आपको जरूर एग्जाम में फ़ायदा देंगे। इसके साथ साथ में अन्य वीडियो भी देखें आप, और यदि इस चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं आप तो इस चैनल से जुड़ जाएं, और हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छा से अच्छा मैटर देने की कोशिश में रहें।